आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 होने वाला है एसएससी जीडी में जीएस का। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। देखिए आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा अंत तक देखा करिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको हर एक प्रश्न को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से करा रहा हूँ। हाँ, कुछ प्रश्न हैं जिसे केवल वन लाइनर देख ले रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मत समझिए कि मैं केवल वन लाइनर ही करा रहा हूँ। आप पिछला वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन को डिटेल से कराया हुआ है। इसके पहले जो 19 क्लासेस मैंने अपलोड किया है उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये प्रश्न है। कृषि था, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? शिक्षा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे सही कर दे रहा हूँ, शिक्षा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये हो जाएगा आपका पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 10वें। ऋग्वैदिक में मतलब ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? तो 10 मंडल थे, ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? 10 मंडल थे, ध्यान दीजिएगा। और 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार देखने को मिलता है, ध्यान रहेगा आपको। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऋग्वैदिक के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार देखने को मिलता है? तो 10वें मंडल में। और ऋग्वैदिक में कुल कितने मंडल थे? तो 10 मंडल थे, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, आपको पता है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना सभी को पता होना चाहिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र। मैं यहाँ पे केवल पाटलिपुत्र लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। प्राचीनतम राजवंश कौन सा था इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो मौर्य हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या इनमें से कोई नहीं? मुद्रा राक्षस के लेखक आपके हो जाएंगे विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको यदि पता है तो। लेकिन मैं तो आपको यहाँ पे बताने ही वाला हूँ। लिख लीजिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम हो जाएगा आपका इंडिका। क्या नाम है? इंडिका पुस्तक का नाम हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त, याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार में, कंधार में, पाटलिपुत्र में या टोपरा में? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिपोक्रेट्स या डार्विन? कौन है? यदि मुझे लगता है ये प्रश्न मैंने शायद प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरे या तीसरे में कराया था। यदि आपको याद होगा तो आपको इसका प्रश्न पता होना चाहिए, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, सॉरी। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिपोक्रेट्स या डार्विन? कौन हो जाएंगे? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस, ठीक है। कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस, ये हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक हैं। अरस्तु के कुछ पुस्तक देख लेते हैं, वो हो जाएगा आपका हिस्टोरिया एनिमिलिया।
एनिमिलियम, ठीक है, ये आपका पुस्तक हो जाएगा हिस्टोरिया एनिमिलियम अरस्तु की। अरस्तु ये आपके हो जाएंगे जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक, और आपके हो जाएंगे जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक। ध्यान रहेगा आपको, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है, तो थियोफ्रास्टस, और अरस्तु की पुस्तक हो जाएगी हिस्टोरिया एनामिलियम, और अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक और जीव विज्ञान के जनक हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं मैंने यहाँ पे जो बातें आपको बताई वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है, सूक्ष्म जैविक, मैकोलॉजी या फाइकोलॉजी या वर्गिकी, क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, शिमला में, हैदराबाद में, पटना में या नई दिल्ली में, कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, किन्स या महबूब उल हक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महबूब उल हक की देन ये आपकी हो जाएगी मानव विकास सूचकांक, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, ये मैंने आपको क्या बताया, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री के देन है, तो महबूब उल हक। और मानव विकास सूचकांक का यदि आधार की बात करें, ठीक है, आधार की बात करें तो हो जाएगा आपका स्वास्थ्य और शिक्षा जीवन स्तर, ये आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शिक्षा जीवन स्तर, मैं बताना भूल गया था, शिक्षा जीवन स्तर। ध्यान रहेगा आपको, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है, तो महबूब उल हक इनकी देन है। और मानव विकास सूचकांक की यदि हम आधार की बात करें तो वो हो जाएगा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा जीवन स्तर, ये इसका आधार हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है, उपभोग एवं मांग से, आपूर्ति एवं मांग से, मुद्रा के प्रचलन, घाटे की अर्थव्यवस्था, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा, मुद्रा के प्रचलन। प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन कह रहा है 10 थी, 12, 13 या 15, कितनी थी भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 15 थी, ठीक है। कुछ मैं यहाँ पे बातें आपको लिखवा दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, आप सभी को पता होगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो ये आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के निर्माता कौन है, भारत के संविधान के निर्माता, भारत के संविधान के निर्माता कौन हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए संविधान के निर्माण के समय, मतलब संविधान के निर्माण में समय कितना लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, आप सभी को पता ही है था। भारतीय संविधान को किसने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था। बात करें संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब, 9 दिसंबर 1946 की। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें स्थायी में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी में बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको नोट डाउन करवा दे रहा हूँ, लिख लीजिए। भारत के संविधान के निर्माण में समय, संविधान के निर्माण में समय, संविधान के निर्माण में समय कितना लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, तो मैं क्लियर करके अगले पेज पे आपको बता दे रहा हूँ। फिर मैंने आपको क्या बताया, भारतीय संविधान को किसने बनाया, भारतीय संविधान को किसने बनाया, भारतीय संविधान को किसने बनाया, वो बनाया था आपका संविधान सभा ने। किसने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को।
संविधान सभा के बात करें स्थायी अध्यक्ष, वो आपके कौन हो जाएंगे? स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अस्थायी अध्यक्ष ये आपके हो जाएंगे सच्चिदानंद सिंह हो जाएंगे। ठीक है, सच्चिदानंद सिंह। बोलने में बार बार गलत हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, सच्चिदानंद सिंह हो जाएंगे। देखिए ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, फैक्ट्स है, तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए ताकि मतलब आप लोगों को भी जो जानकारी हो होनी चाहिए। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी की बात करें तो सच्चिदानंद सिंह। संविधान सभा के गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। यदि हम बात करें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो आपके हो जाएंगे वेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम BN राव भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। राइटिंग नहीं समझ में आ रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, फिर आप लोग नोट डाउन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि राइटिंग उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। BN राव। पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए वेनेगल नरसिंह राव। अभी तक मैंने जो बातें बताई आपको समझ में आए? यदि आपने कॉपी में लिखा है तो आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने क्या बताया? भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह हो जाएंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव हो जाएंगे। संविधान के निर्माण के समय कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, ये मैंने बताया। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान के निर्माता कौन है? क्या मैंने बताया? अंबेडकर हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उम्मीद करते हैं आपको जितनी बातें मैंने बताई वो सारी क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार फिर से हम पिछला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो आपकी हो जाएगी 15। ध्यान रहेगा। चलिए, अभी जो मैंने फैक्ट्स बताया आपने नोट डाउन कर लिया होगा, उम्मीद है मुझे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही प्रश्न था। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो हमारी इस मेहनत के लिए प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं और शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। हमेशा खुश रहा करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।